हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्वागत है आपका हमारी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल की सीरीज़ पर, जहाँ पर हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स को कवर कर रहे हैं। ये है अरबिंदो घोष का पार्ट नंबर 2। अरबिंदो घोष के कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि हमारे रह गए थे, उनको आज हम इनमें कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, बट उससे पहले आपके लिए इम्पॉर्टेंट अपडेट। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाह रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छा मौका है। ऑफर विल एंड ऑन 30th ऑफ जून। अब आपको टेस्ट भी मिल रहे हैं, 80 टेस्ट यू विल गेट, जिसमें 50 टेस्ट होंगे प्रीलिम्स के, 30 होंगे मेंस के। एंड जो कॉम्बो ऑफर है वो भी रिवील हो गए हैं। आपको 35% इन टोटल मिलने वाला है। 25% ऑफ मिलेगा विद ऑप्शनल, 10% मिलेगा यूजिंग रेफरल कोड स्टडी IAS। ऑल्सो जो वैलिडिटी होगी आपके सब्सक्रिप्शन की, चाहे 1 ईयर हो चाहे 2 ईयर हो, वो आगे मेंस तक रहने वाली है। मतलब अगर 1 ईयर प्लान आप अभी लेते हो तो मेंस 2022 तक वो रहेगा। तो आप कंसिडर कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा मंथ्स मिल रहे हैं प्रिपरेशन के। ऑल्सो हर संडे होता है आपके लिए अनअकैडमी कॉम्बैट, जहाँ पर आपको 60 क्वेश्चंस करने होते हैं 60 मिनट्स में। बिल्कुल प्रिलिम वाली फीलिंग आती है, तो इसे ज़रूर दीजिए, क्योंकि इसको देने से क्या होगा, आपकी प्रीलिम्स की तैयारी और भी ज़्यादा बेहतर हो पाएगी। ये सारे वो बैचेज़ हैं, इनको आप कंसिडर कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं। अरबिंदो घोष इंडियन फिलोसोफर, जर्नलिस्ट, पोएट, योगी। ठीक है, इनके फादर नहीं चाहते थे कि ये इंडियन इन्फ्लुएंस में आए और इनको बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए, बट फिर भी ये अपने देश से जुड़े रहे। एंड इन्होंने ICS का एग्ज़ाम, जो कि इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम था उस टाइम पर, वो इन्होंने क्लियर किया था। 11th रैंक हासिल करी थी, बट फिर भी ये वहाँ पर नहीं गए बिकॉज ही रियलाइज्ड कि ICS को ज्वाइन करना विल बी लाइक सर्विंग द ब्रिटिशर्स बीइंग देयर स्लेव। एंड इंस्टेड इन्होंने बड़ौदा स्टेट सर्विसेज में पार्ट ले लिया। एंड वहाँ पर उन्होंने बंगाली, हिंदी, संस्कृत ये सब सीखी। अपना पॉलिटिकल जो लाइफ है वो स्टार्ट किया। ही स्टार्ट राइटिंग इन वंदे मातरम, ठीक है, जो कि एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है। एंड उसके अंदर मेजरली ये क्या करते थे, ही यूज टू क्रिटिसाइज मॉडरेट्स, प्रिपेयर इंडियंस फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज की ये बात करते थे। एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कम अप विद दिस टर्मिनोलॉजी, पूर्ण स्वराज। ठीक है, एंड पैसिव रेजिस्टेंस के बारे में बताते थे। 1905 में भी ही टुक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स। एंड ये भी बताते थे इन चीज़ों के बारे में कि हम लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए, नेशनल एजुकेशन लाना चाहिए, वी शुड बायकॉट विदेशी एंड शुड ब्रिंग स्वदेशी। फिर ही वॉज चार्ज्ड विद सेडिशन, क्योंकि इनकी राइटिंग्स के थ्रू और भी मीडियम के थ्रू ब्रिटिशर्स को ये लगने लगा कि ये बहुत बड़ा खतरा है। 1908 में अलीपुर बॉम्ब केस के तहत इनको गिरफ्तार कर लिया गया। जब ये बाहर आए जेल के, इन्होंने 2 वर्क लिखे, कर्मयोगी एंड धर्म। लॉर्ड मिंटो ने भी कहा दैट ही इज़ अमंग द डेंजरस पीपल, ठीक है, जिनको पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड लेटर स्टेजेस में जब ये पौंडीचेरी चले गए ब्रिटिशर्स से बचने के लिए, ऑल्सो अपनी लाइफ में पीस लेने के लिए, वहाँ से इनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई, जहाँ पर ही स्टार्ट डूइंग योग। ठीक है, आज हम देखेंगे कि इनका योग का कंसेप्ट वॉज नॉट जस्ट फिज़िकली जो लोग योग करते हैं, इट वॉज मच डीपर देन दैट। एंड वहाँ पर बहुत सारे लोग इनके साथ आए, इनके फॉलोअर्स बने, इनकी जो बातें हैं उनको सीरियसली लेने लगे। एंड ही डाइड on 5th of December 1950 and almost 60,000 people attended his funeral. तो फॉर ह्यूमन्स, ठीक है, बट फॉर पीपल ओवर देयर अरबिंदो घोष एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी बन गए थे। फिर ये इनके कुछ बुक्स हैं। He also started writing articles in Hindu Prakash under the title New Lamp for Old. He used to criticize moderates, क्योंकि moderates कहीं ना कहीं लॉयलिस्ट दिख रहे थे ब्रिटिश रूल के। एंड पटिशन, प्रेयर, प्रोपोगेंडा, ठीक है, या फिर परसुएशन, ये सब जो चीज़ें हैं अरबिंदो घोष को लगता था कि ये किसी काम की नहीं है। एंड मॉडरेट्स एक तरीके से चापलूसी कर रहे हैं ब्रिटिशर्स की, इंस्टेड दे शुड कम अप विद स्ट्रॉन्ग एक्शंस। एन अर्ली नेशनलिस्ट कंसिडर दैट ब्रिटिश रूल इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है। तो इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे अरबिंदो घोष। वो कहते थे कि कभी भी कोई भी फॉरेन रूल ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नहीं हो सकता, क्योंकि वो अननेचुरल है एंड कोई भी देश उसके लिए प्रिपेयर नहीं होता। एंड ऑल्सो ब्रिटिशर्स ये कहते थे कि इंडिया एक नेशन नहीं है, इंडिया नेशन की तरह एग्जिस्ट नहीं करता है। और मॉडरेट्स इसको मानते हुए कहते हैं कि येस, इंडिया इज़ नेशन इन मेकिंग। तो इस पे अरबिंदो घोष कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इंडिया हमेशा नेशन था, है और रहेगा, ठीक है। एंड इन सब चीज़ों की वजह से वो बहुत ज़्यादा मॉडरेट्स को क्रिटिसाइज़ करते थे। फिर वो अपनी पैसिव रेजिस्टेंस की थ्योरी लेकर आए। पैसिव रेजिस्टेंस की थ्योरी में ये था कि आप ऑर्गेनाइज डिफेंसिव रेजिस्टेंस लेके आ रहे हो फॉरेन रूल के।
आप ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट फॉरवर्डली आप कोई भी वॉलेंट एक्शन ले रहे हो, बट इसमें ये था कि अगर आपको दिखाई देता है कि ब्रिटिशर्स अनलॉफुल चीज़ें कर रहे हैं, लीगल प्रोसीजर से नहीं चल रहे हैं, तो यू कैन टर्न वॉयलेंट, ठीक है, आप वॉयलेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका पैसिव रेजिस्टेंस का मेन मतलब ये था कि रिड्यूस करना डिपेंडेंसी ओवर ब्रिटिशर्स। कैसे करोगे? सबसे पहले तो खुद की अपनी इंस्टीट्यूशन फॉर्म करो, स्कूल, इंस्टीट्यूशन, सबसे ज़्यादा इन्हीं पर हम क्या रहते हैं, ब्रिटिशर्स पर डिपेंडेंट रहते हैं, इनके लिए उनको फॉर्म करो। दूसरा ये कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, कोर्ट हैं, वहाँ जाना छोड़ दो, उनके जो सामान हैं, प्रोडक्ट हैं, उनको यूज़ करना छोड़ दो। तो बेसिकली स्वदेशी प्लस बायकॉट विदेशी का कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है। एंड ही सेड कि एक बार अगर ब्रिटिशर्स का प्रॉफिट कटा तो वो हमारे देश से चलते बनेंगे। एंड ही सेड कि मेरे पैसिव रेजिस्टेंस को डू नॉट कंपेयर इट विद बीइंग कावर्ड या बीइंग डरपोक, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है जिससे हम इंडिपेंडेंस को पा सकते हैं। औरबिंदो घोष और महात्मा गांधी में हमने एक डिफरेंस देखा था कि औरबिंदो घोष कहीं ना कहीं कहते हैं कि हर इंसान सेंट नहीं हो सकता, संत नहीं हो सकता, इंसान को सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहिए। वेयरएज गांधी जी क्या कहते हैं कि आप हेट को रिटेलिएट करो लव से, इनजस्टिस को बाय जस्टिस एंड सिन को बाय राइटनेसनेस। कल्चरल नेशनलिज्म का कंसेप्ट इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं इंडिया सिर्फ एक जोग्राफिकल लोकेशन नहीं है, एक लिविंग डिवाइन एंटिटी है, ठीक है। इसी को आज हम थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे। ही सेड कि इंडिया में स्पिरिट है, नेचुरल है, भगवान ने उसको बनाया, इट इज़ एन अवतार ऑफ भगवान, एंड ये किसी मेजर पर्पस से आएगी, ठीक है। ऑल्सो ही सेट कि नेशनलिज्म का मतलब एक पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं होता या कोई पॉलिटिकल एंड नहीं है, ये एक तरीके का रिलीजियस एक्ट है। नेशनलिज्म के बारे में गॉड ने हमें कहा है कि हमें इसको करना है, इट्स अ मिशन दैट वी हैव टू फुलफिल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें गांधी जी कहते हैं। एंड ही ऑल्सो सेट कि ट्रू नेशनलिस्ट जो होगा उनको हमेशा भगवान की बात माननी चाहिए, ठीक है। और भगवान क्या कहते हैं कि आप अपना जो मिशन है उसको पूरा करो, नेशनलिज्म में डूब जाओ, ठीक है। तो यही चीज़ हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर ये क्या लेकर आए, ही बेसिकली ब्रॉट द कंसेप्ट ऑफ स्पिरिचुअलाइजेशन इन नेशनलिज्म या इन पॉलिटिक्स, ठीक है, जिससे लोग क्या करें और भी ज़्यादा नेशनल मूवमेंट में आ सके। कास्ट सिस्टम का भी हमने इनका कंसेप्ट देखा, ही क्रिटिसाइज्ड, ये सब चीज़ें सही नहीं है। सोशियो फंक्शनल अगर ये कैटेगरी रहती तो वहाँ तक ये बहुत अच्छी है कि सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, एक सिस्टम है। बट जब हेरिडिटरी, बर्थ, इन सब का कंसेप्ट आ जाता है तो कोएर्जन स्टार्ट हो जाता है, वॉयलेंस स्टार्ट हो जाता है, इनइक्वालिटी स्टार्ट हो जाती है, जो कि गलत है। एंड ही डिडंट सपोर्टेड सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर लोअर कास्ट, क्योंकि ये परमानेंट डिवाइड फॉर्म कर देगा एंड नेशनल मूवमेंट को वीक करेगा। तो इन सब चीज़ों को हमने कवर किया था। आज हम इनका कंसेप्ट देखेंगे ऑन ह्यूमन यूनिटी, ठीक है। ह्यूमन यूनिटी के ऊपर औरबिंदो घोष कहते हैं कि ह्यूमन यूनिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम लोगों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। एंड ही सेड कि ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो कंसेप्ट है ये हमें प्रिंसिपल्स ऑफ सनातन धर्म से लेना चाहिए। सनातन धर्म कैन प्रोवाइड फाउंडेशनल बेसिस फॉर यूनिफिकेशन इन इंडिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, यूनिवर्सलिज्म पर बेस्ड है या कॉस्मोपॉलिटनिज्म पर बेस्ड है। यूनिवर्सलिज्म का क्या मतलब है कि आप सेम आइडिया में बिलीव रख रहे हो जिसका यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, सब उसमें बिलीव रख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम ऋग्वेद की बात करें, ठीक है, ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है कि ट्रूथ इज़ वन, सेजेस कॉल इट बाय वेरियस नेम, ठीक है, सच्चाई तो एक ही रहने वाली है। तो वहाँ पर हमें यूनिवर्सलिज्म का कंसेप्ट दिखाई देता है। फिर कॉस्मोपॉलिटनिज्म का कंसेप्ट ये है कि आप पूरे वर्ल्ड को एक कम्युनिटी की तरह मानो। कहीं ना कहीं वो ये भी दिखाता है कि आप हर इंसान को इक्वल रिस्पेक्ट दे रहे हो, ठीक है। तो इसके ऊपर बेस्ड है सनातन धर्म। ये कहते हैं कि यूनिटी का जो कंसेप्ट है वो सनातन धर्म के बेसिस पर चलना चाहिए। ऑल्सो ही सेट कि नेशनलिज्म शुड बी द न्यू रिलीजन ऑफ यूथ, ठीक है, क्योंकि क्या कहते हैं ये कि नेशनलिज्म सिर्फ एक पॉलिटिकल एक्शन नहीं है, एक पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, इससे बहुत बड़ा है। इसे एक तरीके का न्यू हमें रिलीजन मानना चाहिए जिसको लोग माने। जितना लोग रिलीजन को रिस्पेक्ट देते हैं उतना ही वो नेशनलिज्म को रिस्पेक्ट दें। एंड ये जो इनका कंसेप्ट है ये किसके ऊपर बेस्ड है, किससे इन्होंने मेजर इन्फ्लुएंस लिया है? मेजरली इन्होंने बंकिम चंद्र चैटर्जी से इसमें इन्फ्लुएंस लिया है, ठीक है, कि कुछ भी सैक्रिफाइस करो अपनी मदरलैंड के लिए, ठीक है। मदरलैंड को अगर आपको सपोर्ट करना है तो बी रेडी टू सैक्रिफाइस। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। अब बंकिम चंद्र चैटर्जी की जो बुक थी, ठीक है, आनंद मठ, बहुत फेमस बुक है इनकी।
इसके अंदर इन्होंने कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म की भावना है उसको जागरूक किया था। इंडिया को इन्होंने क्या दिखाया था, एज मदर गॉडेस, ठीक है, गॉडेस की तरह इन्होंने दिखाया था। एंड उसके बाद लोगों के अंदर नेशनलिज्म की जो भावना है वो आई थी। ही ऑल्सो सेट कि वी शुड बी रेडी टू सेक्रीफाइस एनीथिंग फॉर इंडियन नेशनलिज्म। तो यहाँ से इन्होंने इन्फ्लुएंस लिया। ऑल्सो विवेकानंद की बहुत सारी थिंकिंग को इन्होंने अपना जो नोशन है, अपने जो आइडियाज़ हैं उनमें इंक्लूड किया। अब देखो इंडियन नेशन, इंडिया एज ए नेशन को ये क्या मानते हैं, इंडिया एज ए नेशन को हमने जैसे बात करी थी, ये एक लिविंग एंटिटी मानते हैं, एक स्पिरिचुअल एंटिटी, एक डिवाइन एंटिटी मानते हैं। एंड ही सेड कि स्पिरिट ऑफ इंडिया इज़ प्रेजेंट सिंस बिगनिंग। ऐसा नहीं है कि हमने इसको फॉर्म करी है, ये हमेशा से थी, क्योंकि इनका मानना है कि इंडिया वॉज अ नेशन एंड विल ऑलवेज रिमेन अ नेशन, ठीक है, हमेशा से था, है और रहेगा। और ये किसके अगेंस्ट था, ब्रिटिशर्स का जो कंसेप्ट था कि इंडिया कोई नेशन नहीं है, इंडिया की कोई एंटिटी नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, उससे ये अगेंस्ट जाते हुए इस चीज़ को कहते हैं। एंड ये कहते हैं कि इंडिया की जो स्पिरिट है ना, वो जिस वजह से फॉर्म हुआ है, जिस पायस चीज़ के लिए फॉर्म हुआ है, ठीक है, जिस मोटिव के लिए फॉर्म हुआ है, उसको कोई सप्रेस नहीं कर सकता। नो वन कैन सप्रेस द स्पिरिट ऑफ इंडिया, ये चीज़ कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ नेशनलिज्म, या नेशन के कंसेप्ट को स्पिरिचुअलाइज कर रहे हैं। इंडिया हैव यूनिवर्सल स्पिरिट, ये कहते हैं इंडिया की यूनिवर्सल स्पिरिट है, इज़ मेड टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड फ्रॉम क्राइसिस। इंडिया ऐसा नहीं है कि जस्ट छोटी चीज़ के लिए, छोटे मोटिव के लिए फॉर्म हुआ है कि सिर्फ इंडियंस को फ्रीडम चाहिए अपने कॉलोनियल मास्टर से, ब्रिटिशर्स से, इसलिए फॉर्म हुआ है, नहीं। इंडिया एक यूनिवर्सल स्पिरिट है, ठीक है, जो कि सबके लिए रेलेवेंट है। एंड इंडिया इसलिए बनी है जिससे वो प्रोटेक्ट कर सके वर्ल्ड को, ठीक है, जितने भी जो क्राइसिस आ सकते हैं, प्रलय आ सकती हैं, उनसे इंडिया बचाएगा। तो इंडिया का जो राइज है, इट इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियंस बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमैनिटी, ये चीज़ ये कहते हैं, ठीक है। एंड ही ऑल्सो सेड कि नीदर पॉसिबल नॉट डिज़ायरेबल टू स्टॉप इंडिया, आप ना ही ये पॉसिबल है, ठीक है, इवन इफ़ पीपल ट्राई, वो नहीं रोक सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं ये ब्रिटिशर्स को कह रहे थे कि ब्रिटिशर्स कितनी कोशिश कर ले, वो नहीं रोक सकते राइज ऑफ इंडिया। एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट डिज़ायरेबल, क्योंकि वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड की बेहतरी के लिए इंडिया को बनाया गया है बाय गॉड। तो यहाँ पर ये कलेक्टिव गुड की बात करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ह्यूमन यूनिटी के बारे में और भी ये क्या चीज़ें कहते हैं। ये कहते हैं इंडियन नेशनलिज्म जिंगोइस्टिक नेशनलिज्म नहीं है, ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन सनातन धर्म, जो कि हमने पहले ही बात कर ली कि यूनिवर्सलिज्म, कॉस्मोपॉलिटनिज्म, ठीक है, ये जो अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं इनके ऊपर बेस्ड है। एंड ही सेड कि इंडियन इंडिपेंडेंस इज़ अ इंटरमीडिएट स्टेप टुवर्ड्स अ कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड। देखो, कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड का मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं एक ऐसा वर्ल्ड बना रहे हो जिसमें सब लोग एक हैं, ठीक है, आपका कोई ऐसी सरहद नहीं है, आप किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हो, या सिटीज़न का जो कंसेप्ट है, सिटीज़नशिप का जो कंसेप्ट है वो नहीं है। अब ऐसा वर्ल्ड लाने के लिए, एक पीसफुल वर्ल्ड जहाँ पे लोग आज़ाद हैं, ठीक है, खुश हैं, ऐसा वर्ल्ड लाने के लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक इंडियन इंडिपेंडेंस को लाना पड़ेगा। तो इंडियन इंडिपेंडेंस क्या है, एक तरीके का बीच का रास्ता है कि इंडिया को एक बार ये इंडिपेंडेंस मिल जाए, उसके बाद जो पूरी वर्ल्ड है वो बेहतरी की तरफ मूव करने लग जाएगी। तो इनका जो कंसेप्ट है ना, आप देखोगे इट इज़ मच वाइडर इन अप्रोच, ये सिर्फ इंडियन के बेसिस पर नहीं बताते, वर्ल्ड के बेसिस पर बताते हैं। एंड ही ऑल्सो सेड कि इंडियन नेशनलिज्म बस ये नहीं है कि आप एक्सट्रीम पेट्रियाटिज़म से इसको आप रिलेट करो, या फिर समझो कि एग्रेसिव है, कुछ वॉर लाइक फॉरेन पॉलिसी आप लेकर आ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसका कंसेप्ट स्पिरिचुअलिस्टिक है, इसका कंसेप्ट बड़े मोटिव के लिए फॉर्म हुआ है। अब देखो, ये एक और चीज़ कहते हैं, ये कहते हैं कि कैसे कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड आएगा। सबसे पहले तो ह्यूमंस आए, ठीक है, ह्यूमंस सफिशिएंट नहीं है, ह्यूमंस को बहुत सारे, क्योंकि ह्यूमंस में इमोशनल भी नीड्स होती हैं, ह्यूमंस आर नॉट सेल्फ सफिशेंट, इसलिए ह्यूमंस क्या करता है, फैमिली बनाता है। अब फैमिली भी ऐसा नहीं है कि सारे काम कर सके, फैमिली क्या करती है, नेशन बनाती है। अब ये जो नेशन फॉर्म हो गए हैं वर्ल्ड के अंदर, ये क्या करेंगे, दे विल फॉर्म अ कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड, जहाँ पर इक्वालिटी होगी, हैप्पीनेस होगी, ठीक है, इसके बारे में ये बात करते हैं। ही टॉक अबाउट कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड। एंड ही सेड कि कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स, देखो कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे इस समय इन्वायरमेंटल हमें इतनी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, वी सी क्लाइमेट चेंज का इशू, ठीक है। अब ये सारी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि एक देश कर पाएगा, इंडिया उठ जाए, या फिर हम अगर हम बड़े नेशंस को देखें, सपोज सिर्फ यूएसए ही इसका जो भार है उसको अपने कंधे पर ले ले, ऐसा नहीं होगा, खाली एक नेशन से नहीं होगा। कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट है। अगर हमें कोई भी कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम है विच इज़ मच बिगर इन अप्रोच,
तो हमें सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। और ये बात सही भी है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, जो कि ज़्यादातर आ जाता है कि जो कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स हैं, क्लाइमेट चेंज जैसी, इनको लड़ने के लिए हमें कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड की ज़रूरत है, तो आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो। और ये बात सच भी है, ठीक है, किसी एक का काम नहीं है, सबको मिलकर करना पड़ेगा, कलेक्टिव एक्शंस लाने पड़ेंगे। इसलिए कलेक्टिवली जो इतने सारे जो एग्रीमेंट्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, इनमें इतनी सारी कंट्रीज़ आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। अब इनका व्यू ऑन फ्रीडम देखेंगे हम। देखें ये क्या कहते हैं, अरबिंदो घोष कहते हैं कि फ्रीडम हर इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट है, हर इंसान को क्रेविंग होती है फ्रीडम की, ठीक है, एंड इट इज़ मच डीपर, ठीक है, जितना हम सोचते हैं उससे भी ज़्यादा डीप है, एंड हर इंसान को चाहिए। इट इज़ सो डीप दैट ह्यूमन हार्ट जो है, ठीक है, वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ आर्ग्यूमेंट भी आ जाए, वो इसके सामने पावरफुल है, इसको अप्रूट नहीं कर सकती, इसको जड़ से नहीं निकाल सकती, इतना ज़्यादा ये डीप इंसान के अंदर घुस चुका है। अब इनका जो फ्रीडम है कहीं ना कहीं स्वराज, पूर्ण स्वराज इससे रिलेटेड है। तो ही वॉज द फर्स्ट वन टू टॉक अबाउट पूर्ण स्वराज, ठीक है। दो जो पूर्ण स्वराज था वो ऑफिशियली इट केम, ठीक है, एज अ गोल इन 1929, बट उससे पहले जो उसका कंसेप्ट है उसके बारे में चर्चा होनी स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पर पूर्ण स्वराज का या स्वराज का मतलब खाली ये नहीं था कि आप लिबरेशन पा रहे हो फॉरेन रूल से। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ऐसी लाइफ जीना चाह रहे हो जहाँ पर आप सेल्फ सस्टेन्ड हो, ठीक है, ऑल्सो आपको खुशी मिल पा रही है, यू आर लुकिंग फॉर ग्रेटर हैप्पीनेस। एंड ऑल्सो ये कहते हैं कि फ्रीडम देखो दो टाइप की हो सकती है। ये दोनों में से किसी के भी सपोर्ट में नहीं थे पहले तो, ना ही किसी के अगेंस्ट थे, क्योंकि कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, ठीक है, दो ही वे में उस समय मेजरली हमें दिख पा रहा था कि चीज़ों को हम ला सकते हैं। तो ये दोनों के ही कहीं ना कहीं सपोर्ट में नहीं थे और दोनों को ही कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करते थे। तो सबसे पहले तो कैपिटलिज्म की ये बात करते हैं कि कैपिटलिज्म अगर आएगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ फ्रीडम आ जाएगा, ठीक है। जो यूटिलिटेरियनिज्म का कंसेप्ट होता है, मटीरियलिज्म का जो कंसेप्ट होता है वो हमें आता हुआ नज़र आएगा, मार्केट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एंड मैकेनिस्टिक का मतलब ये कि एक मशीन की तरह बस वर्क करते रहेगा इंसान, ठीक है। तो कैपिटलिज्म में हमें ये चीज़ गलत देखने को मिलती है, वेयर एवरीबडी इज़ कंसर्न ओनली अबाउट देमसेल्फ, ठीक है। तो हर इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, इंडिविजुअलिज्म का कंसेप्ट कहीं ना कहीं आ जाता है, इसीलिए कैपिटलिज्म की ये निंदा करते हैं। फिर सोशलिज्म के बारे में ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल फ्रीडम का कंसेप्ट है वो नीचे आ जाता है, ग्रेटर गुड करने की वजह से जो इंडिविजुअल का फ्रीडम है, इंडिविजुअल के राइट हैं, वो हमें जाते हुए नज़र आते हैं। तो इसके बारे में ये कहते हैं। अब ये मेजरली क्या बताते हैं कि देखो फ्रीडम किसी भी वे में आए, इट शुड बी बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटी, ऑन द गॉस्पेल ऑफ ह्यूमैनिटी इट शुड बी बेस्ड, ठीक है। यहाँ पर जो ट्राइंगल होता है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रिटर्निटी, ठीक है, उसके बारे में ये कहते हैं कि उस चीज़ को हमें आगे लाना चाहिए। एंड ये कहते हैं कि इंडिविजुअल फ्रीडम है, सबको मिल रही है, बट वो इस वे में होनी चाहिए कि वो इन हार्मनी हो विद द इंटरेस्ट ऑफ नेशन एंड ह्यूमैनिटी एज होल। किसी के पास इतनी फ्रीडम्स भी नहीं हो कि कहीं ना कहीं वो दूसरे इंसान की फ्रीडम को हार्म कर रही हैं या नेशन को ऊपर उभरने से और भी ज़्यादा रिच बनने से रोक रही हैं। तो इसके बारे में ये बात करते हैं, कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड आपको इनका व्यू दिखाई देगा। अब लेटर स्टेज ऑफ अपने लाइफ में फ्रीडम का जो इनका कंसेप्ट है वो थोड़ा मेटाफिजिकल हो जाता है एंड स्पिरिचुअलिस्टिक वे में चला जाता है। वहाँ पर कंसेप्ट आ जाता है सचिनानंद का, ठीक है। सचिनानंद का कंसेप्ट का मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइफ मेन क्या है कि आप अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस करो, मतलब बेसिकली आनंद, ठीक है। इंसान का मेजर फ्रीडम इंसान को क्यों चाहिए, क्योंकि इंसान को फ्रीडम मिलती है। तो अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम, अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस के इक्वल है, ठीक है। एंड आनंद की ज़रूरत है इंसान को अपनी लाइफ में। अब ये कैसे आएगा, सुपर माइंड के थ्रू आएगा, ठीक है। सत प्लस चित प्लस आनंद, ठीक है। चित का मतलब सुपर माइंड, आपका जो माइंड है और अब देखो आपको हैप्पीनेस चाहिए, आपको उस अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंचना है, आपको ग्रेटर ट्रूथ समझना है, ठीक है। अगर आपको ये सब चीज़ें समझनी है, सत का मतलब होता है ग्रेटर ट्रूथ, ठीक है, अल्टीमेट रियलिटी। तो अगर आपको सच समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा। अब ये कहते हैं कि माइंड को कैसे ट्रेन करोगे, हाउ यू विल फॉर्म योर माइंड इनटू अ सुपर माइंड, यू विल फॉर्म योर माइंड इनटू अ सुपर माइंड बाय इंटरनल योग, ठीक है। अब ये इंटरनल योग क्या है, लोग एक्सटर्नल योग करते हैं, दे बिलीव कि फिजिकली योग करने से इट विल हेल्प द पर्सन ऑल राउंड, हीलिंग में हेल्प करेगा। ये यहाँ पर कहते हैं इंटरनल योग इज़ इम्पॉर्टेंट। आप धर्म योग को अपना रहे हो, राज योग,
ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ठीक है। तो योग के भी डिफरेंट डिफरेंट आपको फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। एंड ये सब इंसान को क्या करेगा, उनके माइंड को सुपर माइंड बनाएगा, जिससे वो अल्टीमेट रियलिटी को समझ पाएँ, अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस को अचीव कर पाए थ्रू फ्रीडम, ठीक है। तो फ्रीडम का कंसेप्ट लेटर स्टेज में इनका और भी ज़्यादा स्पिरिचुअलिस्टिक हो जाता है इन अप्रोच। उसके बाद बस उसके बाद और कुछ नहीं, ठीक है। तो आज हमने इनकी जितनी भी जो बची थी वो सारी कंसेप्ट इनकी देख लिया है। व्यू ऑफ फ्रीडम हमारा रह गया था, फिर ह्यूमन यूनिटी के ऊपर ये क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें हमने देख ली थी। इंडियन नेशन के बारे में इनका हमने नेशनलिज्म का पहले भी डिस्कस किया था, बट थोड़ी सी चीज़ें रह गई थी जो कि हमें समझनी ज़रूरत है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को हमने देखा। बस ऑल्सो सनातन धर्म के बारे में, सनातन धर्म के थ्रू ये काफ़ी चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। एंड यहाँ पर सनातन धर्म का कंसेप्ट जो है वो यूनिवर्सलिज्म, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, कॉस्मोपॉलिटनिज्म, ठीक है, इन सब कंसेप्ट पर बेस्ड है। ना कि आप अभी जो रिलीजन है, ठीक है, आप किसी रिलीजन से उसको मेजरली उसको समझने की कोशिश करो। इट वॉज मच वाइडर इन अप्रोच, ठीक है, कि आप ग्रेटर हैप्पीनेस की तरफ मूव ऑन करने जा रहे हो। दैट वॉज सनातन धर्म। तो दिस वॉज ऑल फॉर अरविंदो घोष। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, एंड ऐसे आप हमारे साथ इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स को कवर करते रहिए। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पर अपनी जो पकड़ है उसको मजबूत बनाते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।